नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का SBS स्मार्ट क्लास में स्वागत है। हम सभी अब तक क्या पढ़ चुके थे, कॉम्बिनेशन सेक्शन पढ़ चुके हैं, है ना। अब ऐसा हुआ करेगा, आपको एक टाइम टेबल हम बना के दे देंगे, उस हिसाब से हम आपको पढ़ाया करेंगे और उस हिसाब से चैनल पर वीडियो मिल जाया करेंगी। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने कैल्शियम कार्बोनेट था उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और हमने ये कर लिया था कि अगर मैं CaCO3 को हीट प्रोवाइड करूँगा तो मुझे CaO प्लस CO2 मिल जाएगा। मैंने ये इतना पढ़ लिया था कि जब मैं CaCO3 में हीट दूंगा तो मुझे CaO प्लस CO2 मिल जाएगा, जिसमें जो CaCO3 है वो क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन भी बोला था, मार्बल भी कहा था, एक्सेल भी कहा था, बहुत चीज़ें बताई थी। इसको मैंने क्विकलैम बोला था और कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड बोला। बात आती है, हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने अब इसमें क्या देखा कि एक जो कंपोनेंट था वो दो में टूट गया, एक रिएक्टेंट था वो दो में टूट गया। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो और मोर रिएक्टेंट मिलके एक बना रहे थे। तो मैं तुमसे पहले ही कहा था कि देखो तुम्हारे चैप्टर साइंस में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम एक्टिविटी पे ही पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक एक्टिविटी कर ली थी, आज एक और एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.5 जो एक्टिविटी है क्या है कि मैंने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए। फेरस सल्फेट क्या ले रहा हूँ मैं, क्रिस्टल ले रहा हूँ, ना कि मैं सूखा फेरस सल्फेट ले रहा हूँ, ये ध्यान रखना। फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेने का मतलब क्या है कि उसमें थोड़ा बहुत वाटर मिला हुआ है। एक्टिविटी कर रहा हूँ मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मैंने फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाल दिए और मैंने उसे हीट पे रख दिए। हम पकड़ते कैसे हैं, टोंग होते हैं, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अभी लैब में से लेके। टोंग माने होते हैं जैसे किसी से पकड़ना है, उसको टेस्ट ट्यूब को पकड़ लिया, नीचे बर्नर होता है, ट्राइपॉड स्टैंड लगा देते हैं और उसको उसे रख देते हैं। रखते उसे हमेशा टेढ़ा, कैसे रखोगे टेस्ट ट्यूब को, ऐसे रखोगे ना तो हमारी मुंह की तरफ आए और ना जो तुम्हारा पड़ोसी हो उसकी मुंह की तरफ जाए। और दुश्मनी निकालनी हो तो पड़ोसी की मुंह की तरफ कर देना, आराम से काम चल जाएगा। और अगर मास्टर से निकालनी हो तो मास्टर की तरफ ले जाना, सब बताना कौन सी आ रही है इसमें। तो हम ऐसे कर सकते हैं, पर बात यहाँ से ये सोचने की बनती है कि ऐसा उसमें क्या होता है कि हम उस टेस्ट ट्यूब को ना तो सीधा रख पाते हैं, ना हम अपने पड़ोसी की तरफ कर पाते हैं, ऐसा क्या होता है। और हम जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने ये सीखा है कि केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और वही हमें ऑब्जर्व करने होते हैं, तभी हम उसके व्याप पे कह पाएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट। पहले एक्सपेरिमेंट हुए होंगे तब हमें ये चीज़ें पता पड़ रही हैं, अदरवाइज ऐसा हमें पता नहीं पड़ पाता। अब हम उन्हें कैसे पढ़ रहे हैं, स्टडी के रूप में पढ़ रहे हैं। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, सबको पता है। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर को हम देख 2-2 घंटे में कराता, नहीं हो पाता। पूरी वीडियो देखोगे तो तुम्हें सब समझ में आएगा और तुम्हें सारे चैप्टर बड़े आसान से लगने पड़ेंगे। अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को डाला, ठीक है। क्रिस्टल क्यों कहना, जरा यहाँ समझो। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4.7H2। ये क्या है, दैट इज क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट। मैंने इसको हीट किया। जब मैं इसे हीट करूँगा तो मुझे सबको पता है कि वाटर निकल जाता है हर कंपोनेंट में से। तो जब मैंने हीट किया तो ये क्या बन गया, FeSO4+7H2, मतलब जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो निकल गया। यहाँ पे हमें ये जरूरी है और ये आगे के लिए हमेशा के लिए ध्यान रखना कि जो इसका कलर होता है वो होता है ग्रीन। इसका कलर जो क्या होता है, ग्रीन होता है और इसे हम ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। देखो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर में आएगा कि आएगा, पर हाँ जिस कंपाउंड का कलर बताऊंगा वो हमें ध्यान में होना चाहिए जरूर। इसी के प्रकार एक और चीज होती है, डेट इज CuSO4.5H2O। इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। और जो इसका कलर होता है डेट इज ब्लू। अब बात आती है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। ये तुम चैप्टर 2 में पढ़ोगे। वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे एक ध्यान के लिए बता देता हूँ, इन्हें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो .7H2 है, .5H2 है, इन्हें हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये क्या होते हैं, ये किसी भी एक मॉलिक्यूल में फिक्स्ड होते हैं। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड विद अ मॉलिक्यूल।
किसी भी मॉलिक्यूल में, अभी हम चैप्टर 2 में और अच्छे से पढ़ेंगे, पर भाई यहाँ पे यूँ समझ लो कि अगर एक कॉपर सल्फेट का हम अगर एक क्रिस्टल लेंगे तो उसमें हमें 5 मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे, हमें इसे चेंज नहीं कर सकते, ना मैं 6 कर पाऊंगा ना यहाँ पर 4 कर पाऊंगा। अगर मुझे FeSO4 है तो उसके साथ मुझे 7H2 लिखना पड़ेगा, ना तो मैं इसे 5 कर पाऊंगा ना इसमें 8 कर पाऊंगा। ये समझने की बात है, ये फिक्स रहते हैं। तो मैं क्या कर रहा था, मैंने हीट किया FeSO4। क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या है कि ऐसा क्या हो रहा था कि हम टेस्ट ट्यूब को ना तो इधर डाल लेते और ना इधर कर रहे थे, ऐसा क्या हो रहा था उसमें, हमें ये ऑब्जर्व करना है। अच्छा, ये चल तो प्रोसेस एक ही में रही है भाई, हीट तो ही हो रहे होंगे। पहले मैंने क्या डाला, गीली चीज़ डाली उसी टेस्ट ट्यूब में, वो उड़ गई होगी पानी। अब भी FeSO4 पे हीट प्रोवाइड हो रही है। अब किस पे हीट चल रही होगी, इस पे हीट प्रोवाइड करा रहे होंगे हम। जब मैं इस पे हीट प्रोवाइड करा रहा हूँ तो मुझे फिर देखो क्या मिलता है, मुझे मिलता है Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, मुझे ये चीज़ें मिलती। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा दो क्योंकि आयरन है। ठीक है, कितना हो गया, 8 हो गया, 3 और 2 5 और 3 8 हो गया, बैलेंस हो गई। अब जब भी हम कोई एक्टिविटी पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि हमें चेंजेस क्या क्या मिले। पहला चेंजेस क्या होगा इसमें, जो ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें, नोट्स बना लेना अपने आप, कि जो ग्रीन कलर था इसका फेरस सल्फेट का, वो किस में चेंज हो गया, रेड ब्राउन में। किस में चेंज हो गया, रेड ब्राउन। तो यहां से हमें एक और चीज बता पड़ी, ये कौन सी ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन होता है। इसे हम क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड। अगर ज़्यादा ही ध्यान रखना है तो यहाँ से एक और चीज़ ध्यान रख लो कि कलर ऑफ फेरस ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक होता है। ये ध्यान रखना, ये चीज़ें चलती हैं। और इधर अगर आपको जो इसको तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन जो तुम्हारी क्लास में आएगा ये कॉपर ऑक्साइड आएगा, इसका कलर भी कैसा होता है, ब्लैक होता है। जो तुम्हारी चीज़ें समझने की, जो तुम्हारी चीज़ें काम है, साथ साथ बताता जा रहा हूँ, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखनी है। फेरस ऑक्साइड का भी कलर ब्लैक होता है और इधर कॉपर ऑक्साइड का भी ब्लैक होता है, और हम इसे पढ़ेंगे। अब मैंने क्या देखा कि जो ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट था वो किस में चेंज हो गया, रेड ब्राउन में हो गया। और साथ ही साथ मैं एक क्या चीज़ देखता हूँ कि एक मैं किसी गैस की ऐसी सुगंध महसूस करता हूँ या मैं उसकी ऐसी स्मेल फील करता हूँ कि वो मेरी नाक में या मेरी नोज में पेन प्रोड्यूस कर देती है। मेरी नाक में क्या कर देती है, दर्द सा पैदा कर देती है, ये इतनी तीखी होती है, हम ऐसा मान सकते हैं। वो किस वजह से हो रही है, ड्यू टू दीज गैसेस। इन गैसेस के निकलने के कारण हमारी ऐसी वेपर हमें मिल रही हैं कि जो हमारी नाक के लिए कैसी हैं, असहनीय हैं। हमारी जो नाक है उनको मतलब क्या कर रही है, स्मेल नहीं कर पा रही है। ठीक है, मैंने इसका आपको डेली लाइफ का बताया था कि अगर आपको ये फील करना है कि इनकी कैसी चीज़ें होती हैं, तो मैं बताया था कि आप माचिस जला के देखो और उसे बुझाओ, जो वेपर निकलेंगी उसके नाक के आस लेके जाओ, वही सुगंध निकलेगी जब तुम इस रिएक्शन को करोगे। ठीक है, वही सुगंध निकलेगी। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, एक्टिविटी 1.5 थी, तो मुझे ये सीखना था कि मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो मैंने ये देखा कि ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंज इनटू रेड ब्राउन। क्यों चेंज हुआ, क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो अगर मैं इसका ऑब्जर्वेशन लिखूंगा तो पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज चेंज्ड टू रेड ब्राउन। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बनने से क्या हुआ कि जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट था वो किस में चेंज हो गया, रेड ब्राउन। ये पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि वी फील या वी स्मेल अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक समझ गए हम। वो इतनी तीखी होती है कि वो हमारे नाक में क्या प्रोड्यूस कर देती है, दर्द कर देती है। मैंने बता भी दिया, अगर तुम वो फील करना है तो कैसे फील करोगे, तो माचिस लेना, जलाओ, उसे बुझाना, जो भी वेपर निकलेंगी वो सेम इसी प्रकार की होंगी। हो सकता है एक तीली से इतनी वेपर स्ट्रॉन्ग ना निकले, 3-4 तीली लेना, बुझाना, तब देखना कि यहाँ कैसी वेपर निकलती हैं। वही सेम तुम्हें फील होगा जब तुम अगर तुम्हारे स्कूलों में ये वाला एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। तो मैंने इनके 2 ऑब्जेक्शन पढ़ लिए।
अब ऐसा होता क्यों है कि माचिस को और हम जलाएं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको यूज करनी तो कर लेना। देखो जो माचिस की तीली होती है इस पे ये जो सब्सटेंस होता है इसमें पोटेशियम क्लोरेट प्लस कुछ सल्फर के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। माचिस देखी होगी, उसके साइड में जिस पे हम घिसते हैं वो लाल लाल होता है, वो बना हुआ होता है रेड फॉस्फेट का। वो किसका बना हुआ होता है? रेड फॉस्फेट का। देखो हर केमिकल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो उसके हिसाब से काम चलते हैं। जब हम माचिस को उससे घिसते हैं तो वो जल जाती है, ठीक है। बस मुझे ये समझ में आ गया कि जो माचिस होती है उसमें क्या मतलब, जो माचिस के ऊपर ही टिप होती है उसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है और साथ साथ क्या होता है, सल्फर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि वो रेड फॉस्फेट से घिस जाती है, फ्रिक्शन होता है तो वो जल जाती है। इसी वजह से जब वो जलती है तो वेपर किसके निकलते होंगे? सल्फर के भी निकलते होंगे, क्योंकि उसकी टिप में सल्फर है। तो इस वजह से अगर मुझे थोड़ा बहुत एहसास करना है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता होगा, तो मेरी ये समझ में आ गया कि हम ये चीज़ें कर लेते होंगे। अब मैंने इससे क्या सीखा? मैंने यह सीखा कि जो यहाँ से क्या हुआ, एक जो कंपाउंड था या एक जो रिएक्टेंट था वो दो प्रोडक्ट में टूट गया। यहाँ से भी मैंने क्या देखा कि जो एक रिएक्टेंट था वो दो प्रोडक्ट में टूट गया। ये एक्टिविटी थी मेरी 1.4, 1.5 थी। एक और एक्टिविटी पढ़ते हैं, फिर हम अपनी चीज़ में पहुँचेंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें एक्टिविटी, अभी हमने क्या पढ़ लिया था? फेरस सल्फेट को हीट किया था, वो 1.5 एक्टिविटी थी। अब मुझे हीट करेंगे हम, अब जो हम हीट करेंगे, अब वो हम हीट करेंगे लेड नाइट्रेट को। पहले हमने क्या हीट किया था? फेरस सल्फेट, क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट को हीट किया था। उसमें क्या हुआ? वाटर और वेपर मॉलिक्यूल टूट मतलब उड़ गए, तो पाउडर बनता है, हम उसे क्या कहते हैं? एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस क्यों बोलते हैं? उसमें वाटर नहीं रहा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। मैंने लेड नाइट्रेट ली और लेड नाइट्रेट में मैंने क्या किया, वही सेम चीज़। देखो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, तो मैं दिखा पाऊँ कैसा एक्सपेरिमेंट होता है। पर ये एक्सपेरिमेंट ये सोचो चलो कि हम एक लैब में बैठे हूँ, इमेजिन करो, साइंस है। तो मैंने क्या किया, लेड नाइट्रेट रख लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली वही सेम, उसमें लेड नाइट्रेट डाला, 2 ग्राम से या 3 ग्राम से लेड नाइट्रेट डाला, और फिर मैंने उसको हीट करना चालू कर दिया। मैं एक्सपेरिमेंट क्यों करता हूँ? ऑब्जर्वेशन के लिए, कि मुझे क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे ही मैं लेड नाइट्रेट को हीट करता हूँ, मुझे क्या हीट करना है? लेड नाइट्रेट। अच्छा है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती होगी हमें लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हुआ, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ पहले, ठीक है, कि कैसे बनते हैं। अगर मैं लेड नाइट्रेट को हीट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन। इसे बैलेंस कर लेना, बैलेंस हो जाएगी आराम से, है ना, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और करनी है तो कर लो। यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, कितना हो गया? 3 दूनी 6 दूनी 12, और यहाँ पर 2 लगा दो, आई थिंक हो जाएगी बैलेंस। मैंने क्या किया, एक्टिविटी 1.6 पढ़ रहे हैं, मैंने लेड नाइट्रेट को हीट किया, तो फिर मैंने वही चीज़ देखा जो फेरस सल्फेट के साथ हो रहा था। क्या हो रहा था? एक कॉमन चीज़ कि जो एक रिएक्टेंट था वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा था। कैल्शियम कार्बोनेट में मैंने यही देखा और लेड नाइट्रेट में मैंने यही देखा। तो मुझे यहाँ से एक कॉमन चीज़ निकल के आई इन एक्सपेरिमेंट से कि अगर मैं किसी एक रिएक्टेंट को हीट कर रहा हूँ तो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो पहले मैं इसके बारे में ऑब्जर्वेशन देखूंगा कि क्या ऑब्जर्वेशन देखा। पहला ऑब्जर्वेशन तो यही देखा कि तीनों में बट गया, और दूसरा क्या था, मैं देखता हूं कि उस टेस्ट ट्यूब से ब्राउन कलर की फ्यूम निकल रही है, ब्राउन कलर फ्यूम। उस एक्सपेरिमेंट से क्या निकल रही है? ब्राउन कलर की फ्यूम निकल रही है। देखो NO2 क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक होता है N2O, डेट इज डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या हम इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, या हम इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और यही तुम्हारी होती है लाफिंग गैस। यही तुम्हारी क्या होती है? लाफिंग गैस। ये तो बहुत पॉइजनस नेचर की होती है NO2, तो ये भी बहुत पॉइजनस नेचर की होती है। और एक और गैस होती है तुम पढ़ोगे NO, डेट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों ही पॉइजनस नेचर की होती हैं। ये कभी पूछ लेते हैं, कहेंगे कोई कॉम्पिटिशन पूछ लेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस, डेट इज नाइट्रस ऑक्साइड और N2O। और N2O को हम क्या बोल सकते हैं? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं आराम से।
हमें ब्राउन कलर की फ्यूम मिली, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया, ये लिख लेना कि व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट वी ऑब्जर्व दैट ब्राउन कलर फ्यूम आर इवोपरेट फ्रॉम टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ से सब चीज़ें इतनी एक्सपेरिमेंट हमने कर लिए, तो हमें यहाँ से चीज़ क्या मिली, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने ये देखा कि जो एक रिएक्टेंट था वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो मैंने क्या बोल देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन क्या देंगे, दोज रिएक्शन इन विच, ठीक है, अ रिएक्टेंट इज decomposes into two or more product is called decomposition हम उन्हें क्या बोल देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे। अभी मैंने इन तीनों एक्सपेरिमेंट जो किए, अगर तुम सब देख रहे हो तो मैंने ये देखा कि मैं इसमें हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो किसी भी रिएक्टेंट का टूटना पॉसिबल हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, हीट के कारण हो रहा है। तो अब यहाँ से एक और चीज़ हम सीखेंगे, हम उसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसे बोलोगे, when decomposition of reactant is carried out by heat is called थर्मल समझ में आ गई। अब हमने क्या पढ़ लिया, पहले पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितनी एक्टिविटी थी उनसे सीख लिया थर्मल डिकम्पोजिशन। अब मैं अगली एक्टिविटी करने जा रहा हूँ। हमने कितनी एक्टिविटी की, 2 एक्टिविटी कर ली अब तक। अब हम पढ़ेंगे एक एक्टिविटी है 1.7। ठीक है, 1.7 में क्या करते हैं कि एक मग लिया, ठीक है, समझ लेना है ना। उस मग में मैं क्या करता हूँ, नीचे 2 होल कर देता हूँ। ठीक है, नीचे 2 होल कर दिए, उसमें मैंने क्या लगा दिया, रबर स्टॉपर लगा दिए। ठीक है, इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होती क्या है, ग्रेफाइट रॉड होती है। क्या होती हैं, ग्रेफाइट रॉड होती है। इतना समझ में आ गया। इन ग्रेफाइट रॉड को क्या किया, इनके ऊपर टेस्ट ट्यूब डाल दी उल्टी करके। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लगा दी। ठीक है, इसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, पानी भर दिया। और उसके बाद क्या किया हमने, ठीक, ऐसे अटैच कर दिया। इसको कर दिया पॉजिटिव से, इसको कर दिया नेगेटिव से। जो भी इसका जो इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव से अटैच होगा उसे हम बोलते हैं एनोड, उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड। और जो भी इससे अटैच होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, जो इसके अंदर है वो क्या है, ग्रेफाइट रॉड है। ये सब क्या है, ग्रेफाइट रॉड है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। कितने मिनिमम मान लेते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। कितने वोल्ट की बैटरी ले ली हमने, 6 वोल्ट की बैटरी ले ली। अब करते क्या है, इसमें जो पानी भरा हुआ, पहले एक ध्यान रखना कि कभी डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमेशा ध्यान रखना। क्यों नहीं करेगा, ये चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। मतलब केमिस्ट्री में बड़ी चीज़ें उल्टी सीधी चलती हैं, पर ये समझ के चलो कि डिस्टिल्ड वाटर नेवर कंटेन इलेक्ट्रिसिटी। और अगर डिस्टिल्ड वाटर हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करेगा नहीं। या तो हम गंदा पानी ले लें, या फिर हम क्या करें कि इसमें थोड़ा एसिड मिला दें। इसमें थोड़ा हम क्या मिला दें, एसिड मिला दें। तो मैं कह सकता हूँ जो इसके अंदर ये वाटर वो कैसा है, एसिडिफाइड है। कैसा वाटर है, एसिडिफाइड वाटर है। और एसिडिफाइड वाटर लेने का मतलब समझ में आ गया क्यों लिया। या फिर तुम ऐसा करो, जो टंकी से पानी आता है टैप वाटर वो ले लो, अपनी लैब में होती है टैप वाटर, वो ले लो।
तो जब मैंने ये ले लिया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, तो मैं क्या देखता हूँ, जो कैथोड है और जो एनोड है, तो कैथोड के ऊपर आके कोई गैस जमा हो जाती है और कुछ गैस आगे एनोड के ऊपर आके जमा हो जाती है। ठीक है, एनोड में मैं देखता हूँ ऑक्सीजन गैस आती है। ठीक है, कैथोड में मैं देखता हूँ हाइड्रोजन गैस आती है। किया गया, मैंने वाटर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराया, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराया और उसे दो भागों में तोड़ दिया। यही तो बोल रहा हूँ मैं कि मैंने H2O यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराया। ठीक है, और क्या मिल गया मुझे, H2 प्लस O2। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, ये बैलेंस्ड हो गई। हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट होगी, कैथोड पे, ऑक्सीजन कहाँ कलेक्ट होगी, एनोड पे। ठीक है, ऐसा क्या होता है, हाइड्रोजन को हम मानते हैं उस पर प्लस चार्ज होता है और कैथोड क्या है, नेगेटिव, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे आ जाएगी। ऑक्सीजन कैसी होती है, नेगेटिव बैलेंस ही होती है, वो कहाँ पे आ जाएगी, एनोड पे आ जाएगी। तो वेयर ऑक्सीजन कलेक्ट एट एनोड। अब यहाँ से हम क्या देखें, ऑब्जर्वेशन देखेंगे अपना। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा मैंने कि ऑक्सीजन कलेक्ट्स एट, किस पे कलेक्ट हुई है जाके, कैथोड पे, कैथोड पे, एनोड पे, एनोड पे। एंड हाइड्रोजन कलेक्ट्स एट, ठीक है, हाइड्रोजन कलेक्ट्स एट कैथोड। इतना हमें समझ में आ गया। ऑक्सीजन कलेक्ट हो रही है एनोड पे और हाइड्रोजन कलेक्ट हो रही है कैथोड। पहला ऑब्जर्वेशन हमने ये देख लिया। अब मैं इसके बीच तुम्हें एक चीज बताता हूं, एक एवागैड्रो रूल होता है, केवल इस समझने के लिए है ना, इसको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, केवल हम समझेंगे। एवागैड्रो रूल क्या कहता है कि अगर कुछ चीज़ें कांस्टेंट हों, अगर कुछ चीज़ें कांस्टेंट हो, जैसे प्रेशर कांस्टेंट कर दिया या टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज, समझना, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, या समझिए, चलो गैस नहीं, ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। मतलब अगर कुछ कंडीशन हमारी कांस्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आइडियल कंडीशन मानी जाती है, मतलब ये कभी हो नहीं सकती, और हम केमिस्ट्री में सब पढ़ते हैं। तो जब आइडियल कंडीशन मानते हैं तो उसमें क्या होता है कि जिस भी गैस में, जिस भी गैस के कैसे मॉलिक्यूल हैं, सेम है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज ऑलवेज अकर्स या ऑलवेज ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। यहाँ पे अगर हम इस दो ना होता, यहाँ पे दो नहीं होता, तो ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल, तो वो भी यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होता, उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होता जितना कौन ऑक्यूपाई कर रहा होता, हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर रहा होता। क्यों ऑक्यूपाई कर रहा है ये मैंने बता दिया, ये 10th में लिखने की जरूरत नहीं है कि एक एवागैड्रो रूल होता है, उसके हिसाब से अंडर आइडियल कंडीशन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज ऑक्यूपाइज सेम वॉल्यूम इन आइडियल कंडीशन। इन आइडियल कंडीशन क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज ऑक्यूपाइज सेम वॉल्यूम, ये आइडियल कंडीशन होती। आइडियल कंडीशन समझ में आ गई। उस आइडियल कंडीशन में क्या होगा कि जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन द्वारा ऑक्यूपाई होना था, उतना ही वॉल्यूम किसके द्वारा ऑक्यूपाई होगा, हाइड्रोजन के द्वारा होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है, तो जितना ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर रहा होगा वॉल्यूम, उससे डबल हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई कर रहा होगा वॉल्यूम। मतलब मान लो अगर यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है 1 मीटर क्यूब या 1 लीटर, तो यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा होगा 2 लीटर। तो जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा होगा गैस का अमाउंट, या जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा होगा गैस का अमाउंट, इज जस्ट डबल ऑफ दैट गैस अमाउंट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज डबल द amount of gas collected at anode। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, हम वो वाला रीजन नहीं देंगे, उसको हम समझ गए। हम क्या बोलेंगे, बिकॉज, क्यों होता है ऐसा, बिकॉज इन वाटर मॉलिक्यूल
In water molecule, hydrogen consists 2 part and oxygen consists 1 part। देख ही लो भाई, H2O हाइड्रोजन कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। ऑक्सीजन कितने पार्ट है? 1 पार्ट है। तो हमेशा तो क्या होता है, डबल होता है। लेकिन रीजन क्या होता है, बच्चों में कन्फ्यूजन यही आता है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि वॉल्यूम। तो ये यहीं से पता पड़ा कि एक कंडीशन होती है भाई। ऐसा भी तो हो सकता है, अगर हम एवोगैड्रो रूल पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन का मास अलग है, ऑक्सीजन का मास अलग है, हाइड्रोजन का मास अलग है, तो ये सब इनडिफरेंट होगी चीज़। तो इस वजह से यहाँ पर हम एवोगैड्रो की कंडीशन लगाते हैं कि एट डिफरेंट सेम कंडीशंस, मतलब कुछ सेम कंडीशन के अंदर क्या होता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। हम इस तरीके से इसको कर लेते हैं। और अगर हम रीजन देंगे तो ये का रीजन देंगे। और ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, आई थिंक जो पेज नंबर 10 है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर भी है, ये वाला। हम एक्सपेरिमेंट जो करते हैं हमें उससे ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और हम वही ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये केमिस्ट्री लैब तो है नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ एक्टिविटी के थ्रू में तुम्हें समझा रहा हूँ। तो जो जो ऑब्जर्वेशन में समझ सकते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला हमने क्या समझा, ऑक्सीजन कलेक्ट एट एनोड और हाइड्रोजन कलेक्ट एट कैथोड, और ये यहाँ से समझ में आ गया। इतना मैंने इस एक्टिविटी सीख लिया। अब बात क्या हुई, हम पर तो डिकम्पोजिशन रहे, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, इलेक्ट्रो मतलब होता है थ्रू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, द डिकम्पोजिशन carried out through electric current is known as इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी जब तुम चैप्टर 3 में पढ़ोगे तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस का बहुत यूज होता है। किसमें होता है, यूजेस इन रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मतलब मेटल को शुद्ध करने में, मेटल को शुद्ध करने में, शुद्ध करने में होता है। उतारो, इतना स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोलाइसिस। अब क्या करता हूँ, वही मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। मैंने अब तक कितने एक्सपेरिमेंट कर लिए, 2 तब कर लिए, 1 अब कर लिया। अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट करूँगा, तो मतलब कितने हो गए, 1.7 हो गए। अब मुझे एक्टिविटी तुम्हारे में दे रखी है 1.8। जरा समझना होता क्या है। मैंने सिल्वर क्लोराइड ली, क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड। और ये ध्यान रखना, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड इन दोनों का कलर होता है वाइट। कैसा कलर होता है, वाइट कलर होता है। तो मैंने एक डिश में ली, उसे हम चाइना डिश बोलते हैं केमिस्ट्री लैब में। तो जब मैं केमिस्ट्री लैब में चाइना डिश लेके जाऊंगा तो मैंने क्या किया, उसमें खिड़की थी वो खोल दी, तो उस पर सनलाइट आके पड़ती है। तो मैं क्या देखता हूँ कि वो ग्रे हो जाती है। कैसी थी, वाइट, कैसी हो गई, ग्रे। तो मैं क्या बोलूँगा कि वाइट कलर सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जो वाइट कलर की सिल्वर क्लोराइड थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, ग्रे में कन्वर्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये देखना है। तो होता क्या है कि सिल्वर क्लोराइड क्या था, 2AgCl। वैसे सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl होता है वैसे तो, ठीक है, वैसे AgCl होता है। इस पर क्या पड़ी, सनलाइट। ये किस में टूट गया, सिल्वर प्लस क्लोराइड में। बैलेंस करना तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये क्या था, वाइट कलर का होता है, लेकिन जो सिल्वर का कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रे। तो मैंने यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व किया, वाइट कलर सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन sunlight due to formation of
सिल्वर। एक तो मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया, हो क्या रहा है, डिकम्पोजिशन ही हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, ओके, सनलाइट के। और यही सेम एप्लीकेबल होता है 2AgBr के लिए। यहाँ पे भी सनलाइट पड़ती है, सेम चीज चल रही होती है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है 2Ag + Br2। जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे थे तो मुझे वहाँ पे हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही थी। जब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो मुझे वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ा। अब मैं जो डिकम्पोजिशन पढ़ रहा हूँ वो सनलाइट के थ्रू पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसे बोलता हूँ या तो फोटोलाइसिस बोल दो, क्योंकि लाइसिस मतलब क्या, तो ब्रेक डाउन, फोटो मतलब लाइट, कि जो ब्रेक डाउन लाइट की वजह से हुआ हो, या आप क्या बोल सकते हो, फोटो डिकम्पोजिशन बोल दो। ठीक है, तो हम इसका क्या डेफिनेशन देंगे, अब डेफिनेशन लिखो, क्या बोलेंगे इसे, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस, या फिर हम बोल देंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या होता जा रहा है ये पढ़ो, द डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन carried out through sunlight is called photolytic decomposition, is called photolytic decomposition, या एरो लगा के लिख लेना फोटोलाइसिस। जो मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी उसका यूज कहाँ हो रहा था, मेटल रिफाइनिंग में। इसका यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज हुआ, फोटो डिकम्पोजिशन का यूज कहाँ पे हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अभी मैंने एक रिएक्शन और पढ़ी थी, मुझे ध्यान नहीं रहा उसमें, CaCO3, ये क्या था, CaO + CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो जो इसका यूज होता है, दिस यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री, किसमें यूज होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। तो अब मेरी थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे होती है पूरी। मैंने कॉम्बिनेशन के साथ क्या पढ़ा था, एक्जोथर्मिक। थर्मल डिकम्पोजिशन मैंने देखा कि जो रिएक्शन है वो क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी। द रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी, यहाँ पे क्या कर रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। हम वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसे रिलीज नहीं करेंगे, वहाँ पे क्या होता, द रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक। तो यहाँ पे देखो हम एंडोथर्मिक कैसे बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं, द रिएक्शन which absorbs energy is called endothermic reaction। ये और पढ़ लो इसके साथ। ठीक है, या तो हम बोल देंगे द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जहां एनर्जी निकलती है हम उसे क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इतना उतार लो फटाफट। और जितने भी रिएक्शन अभी हमने पढ़े डिकम्पोजिशन की, वो सारी की सारी क्या थी, जो भी हमने पढ़ी वो सारी की सारी क्या थी, एंडोथर्मिक थी। लेकिन यहां से यह वहम मत पाल लेना कि सारी की सारी थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होती हैं। अगर हम इससे पूछें ऐसे कैसे, इससे पहली वाली वीडियो हमने देखा था डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन, डिकम्पोजिशन ऑफ फैट। लेकिन हमें पता है डाइजेशन के बाद हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर एनर्जी मिलती है तो डाइजेशन इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, बट डिकम्पोजिशन अकर्स देयर। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। मैंने एक और चीज़ सीखा था कि द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जब सड़े हुए जो भी लाइव थिंग होती हैं, जो भी चीज़ होती हैं, उन पर अमीबा बैक्टीरिया जब डलते हैं तो उसको किस में बदलते हैं, खाद में बदलते हैं।
तो उसमें भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इस वजह से मुझे ये समझ में आता है कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं, एंडोथर्मिक होती है। कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं। एग्जाम्पल डाइजेशन, डाइजेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है लेकिन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और क्या है, वेजिटेबल मैटर का जो कंपोस्ट में बदलते हैं वो भी। दो ही एग्जाम्पल याद कर लो, इतने से काम चल जाएगा। अब जो इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या क्या बन सकते हैं वो सुन लो। क्या बनेगा पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, स्टेट इट्स 3 टाइप। तीनों टाइप हम समझ में आ गए, कौन कौन से हैं भाई, हीट से जो डिकम्पोजिशन हुआ, सनलाइट से जो डिकम्पोजिशन हुआ, और इलेक्ट्रिक करंट से जो डिकम्पोजिशन हुआ। जो सनलाइट से हुआ वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रिक करंट से हुआ डेट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, और जो थर्मल मतलब हीट से हुआ डेट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड स्टेट इट्स 3 यूजेस। पहला यूज क्या था, अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे इट यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, वो हमें अंदर पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट में टूटता है सीयू में, तो इसलिए हो जाता है। सेकंड यूज आप क्या लिखोगे, इट यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, थर्ड यूज क्या लिखोगे, इट यूज्ड इन मेटल रिफाइनिंग। एक और क्वेश्चन यहां से बड़ा अच्छा पूछा है, कई बार पूछा गया है, ये मिटा देते हैं पहले। क्या पूछा गया था कि व्हाई डज सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड केप्ट इन डार्क कलर्ड बोटल्स। ठीक है, जरा ये सोचना अपने दिमाग से, फिर इसका मैं आंसर लिखाऊंगा। ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम इनको डार्क कलर्ड बोटल्स में क्यों रखते हैं, जरा सोचना। ये भी डिकम्पोजिशन पे ही है, ऐसा क्यों होता है कि हम इन्हें डार्क कलर्ड बोटल्स पे रखते हैं। ये इतना समझ में आ गया, एंडोथर्मिक पढ़ लिया हमने। ठीक है, अच्छा, और एंडोथर्मिक के अगर मैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल देने हो तो जरा सोचो क्या क्या हो सकते हैं। कौन सी रिएक्शन हो सकती है, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, भाई जब पेट्रोल का इवेपोरेशन होता है कोई एनर्जी थोड़ी निकलती है, ऐसा थोड़ी है अगर हम बाहर पेट्रोल रखेंगे तो उसके आसपास जाके देखो तो वो गर्म हो जाएगा, नहीं होगा। समझते नहीं इस चीज़ को, तो इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल कह सकते हैं। और सोचो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर में देखो हीट मिल रही है ऊपर से, अगर कुछ सोची जाए तो तभी तो इवेपोरेशन हुआ। तो इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि इवेपोरेशन जो होता है डेट इज कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब आगे एक और चीज सोचो, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, ये क्या होगा। तो एक क्वेश्चन अब राइज हुआ, वैसे आज तुम्हें मिलेगा लास्ट में, कि इज कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। पहले हमने हीट की तो वेपर में कन्वर्ट हो गए, अब वो किस में आ रहा है, ड्रॉपलेट में आ रहा है। कंडेंसेशन यही तो होता है, संघनन की प्रक्रिया बोलते हैं हिंदी में से। जो बारिश भी होती है वो इसी वजह से होती है, पानी उड़ता है तालाबों से, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है और बारिश होती है। तो जरा आप मुझे ये बताना है कि इस कंडेंसेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, क्या बोल रहा हूं मैं, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और मैंने इसमें बताया था बी ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। पहले वाटर होगा तब हम उसमें एसिड ऐड करेंगे, ना कि पहले वाटर डाल लेंगे, ना कि पहले एसिड डाल लेंगे और उसमें वाटर ऐड करेंगे। हमें ज़्यादा रखना भी ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है कि ऐसा हो सकता है कि जो कांच का बीकर है वो टूट जाए और तुम्हारे ऊपर छींट आ जाए। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, पर यहाँ पे सीख लो। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ बेसिस, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ज़्यादा बेस मतलब जिनकी पावर ज़्यादा है, अगर उनका स्ट्रॉन्ग बेस हम मानते हैं, डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये थोड़ा अलग है, पर यहाँ पे हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। आज तो मैं जो वीडियो है उसके एंड में एक तो बैलेंसिंग करने के लिए मिलेंगी रिएक्शंस,
ठीक है। दूसरा, उसमें कुछ रिएक्शन मिलेंगी जिसमें तुम्हें उनके टाइप बताने हैं कि इज इट एक्जोथर्मिक और इज इट एंडोथर्मिक, और एक होमवर्क में केवल ये है कि ये कैसे होता है, हम इनको इसको डार्क कलर बोटल्स में क्यों केप्ट करते हैं, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे आगे। ओके बाय।